बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है वेव एंड साउंड। काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसमें आपने फिजिक्स की दो बहुत ही अहम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक होता है वेव और दूसरी चीज़ है साउंड। इन दो चीज़ों को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि ये वेव क्या होती हैं और साउंड जो है जिसको हम उर्दू में आवाज़ कहते हैं, आवाज़ क्या चीज़ है, किस तरीके से ये बनती है, किस तरीके से ये ट्रैवल होती है और आवाज़ की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होती हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में वेव और साउंड को डिस्कस करने से पहले हमें जो डिस्कस करनी होगी वो है पीरियोडिक एंड वाइब्रेटरी मोशंस। ठीक है, वेव और साउंड को हम बाद में बात करेंगे। पहले हमने ये देखना है कि पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो वेव होती है और साउंड होती है इनके पीछे वाइब्रेटरी मोशन इन्वॉल्व होता है। वाइब्रेटरी मोशन इन्वॉल्व होता है, तो ये वाइब्रेटरी और पीरियोडिक मोशंस क्या है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी पीरियोडिक मोशंस की। पीरियोडिक मोशंस क्या होता है? पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि मोशन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि जहां से स्टार्ट हुए हैं एक टाइम गुजरेगा और ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सो ऐसे मोशन जो आपको रिपीट में नजर आ रहे होते हैं, जो बार बार एक ही पाथ पर घूम रहे होते हैं, खास टाइम बाद रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसे मोशंस को हम कहते हैं पीरियोडिक। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सर्कुलर मोशन को देखें, मिसाल के तौर पे बड़ा कॉमन सा सर्कुलर मोशन है, हमारी जो अर्थ होती है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। सूरज सेंटर होता है और अर्थ इसके गिर्द घूम रही है, तो ये एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। अगर हम इस सर्कुलर मोशन को गौर से देखें तो हमारे पास ये मोशन रिपीट हो रहा होता है। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें, जैसे जहाँ पे मैंने एरो रखा है यहाँ, इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ मैं, चले मैं इसको मार्क कर देता हूँ पेन से। यहाँ से मैं अगर इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ जी, ए पॉइंट को, तो देखें आपके पास ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ था, अर्थ आपकी ए से शुरू हुई थी और देखें वापस ए पर आ गया। अब ये रिपीट हो रहा है, अब ये रिपीट हो रहा है। अब ये दोबारा जो है इसी पाथ पर आके दूसरी बार ये ए पे आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा देखें ये रिपीट हो रहा है और फिर रिपीट होकर दोबारा जो है वो ए पर आएगा। तो बार बार ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि बार बार ये मोशन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो रिपीटेड मोशन होते हैं, जो एक खास टाइम बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल है अगर हम, तो ये जो आपकी घड़ी का मोशन होता है, जो घड़ी में जो आपकी सुइयां घूमती हैं, ये भी पीरियोडिक होता है। आपका टाइम सपोज करें जी एक से स्टार्ट हुआ है, तो आपकी जो आवर वाली सुई थी वो एक पर थी। आप देखते हैं जी 12 घंटे बाद दोबारा ये सुई आपकी एक पर आ जाती है और फिर उसके बाद जब ये एक से आगे बढ़ेगी तो अब ये रिपीट हो रहा है। दो पे जो जा रही है वो दूसरी बार जा रही है, फिर तीन पे जा रही है तो वो भी दूसरी बार जा रही है, यानी रिपीट हो रहा है। तो घड़ी की सुइयों का भी अगर हम मोशन देखें तो वो भी रिपीटेड मोशन होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। सो पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जहां से स्टार्ट होंगे वहीं पर वापस आ जाएंगे और फिर अब दोबारा से वो अपना मोशन रिपीट करना शुरू कर देंगे। ऐसे मोशंस को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ये जो वर्ड होता है ना पीरियोडिक, पीरियोडिक इसका मतलब ही ये होता है खास टाइम बाद रिपीट होना। और ये हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप अपनी जो क्लासेस होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जो हमारी क्लासेस होती हैं जी, कि आज मंडे वाले दिन, सपोज करें जी, मंडे वाले दिन 1 बजे जो है वो हमारे मैथ का जो है वो क्लास है। तो अक्सर हमारे स्कूल में हम कहते हैं जी मैथ का पीरियड है। पीरियड है, यही वर्ड यूज कर रहे हैं, पीरियोडिक से निकला हुआ वर्ड पीरियड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाला पीरियड जो होता है मैथ का, ये रिपीट होता है। अगली बार जब दोबारा मंडे आएगा, दोबारा 1 बजेंगे, तो ये हमारे पास दोबारा रिपीट हो जाएगा ये वाला पीरियड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जब दोबारा एक तीसरी दफा मंडे आएगा, तीसरी दफा जब 1 बजेंगे, तो फिर ये वाला पीरियड अगेन रिपीट हो जाएगा। तो हमारे जो क्लासेस होती है हमारे स्कूलों में, हम उसको पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि वो भी रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है ना? ये जो आपकी कोचिंग की क्लासेस हैं ये भी पीरियड्स कहलाएंगे, क्योंकि ये भी एक खास टाइम बाद रिपीट हो जाती है। आपने कल इसी टाइम पे फिजिक्स पढ़ी, आज दोबारा रिपीट हो गई, इसी टाइम पे आप दोबारा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आपके पास एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने 9th की केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो। एक पूरा टेबल सा डिजाइन हुआ हुआ है जी, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, रॉज और कॉलम्स बने हुए ऐसे।
ठीक है ना, आपने पीरियोडिक टेबल ऐसे रॉज और कॉलम्स बने हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर, और हमने इसमें एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, इसको हम पीरियोडिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी रिपीटेशन होती है। यहाँ पर भी क्या होता है जी, ये जो ग्रुप है, सपोज करें ये ग्रुप 2 है, अब आप जब एलिमेंट डालेंगे, अगला एलिमेंट डालेंगे, वो थर्ड में डालेंगे, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 8 के बाद जब आप डालेंगे तो अब यहाँ 1 पे दोबारा रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा आप डालेंगे तो दोबारा ग्रुप 2 में आ जाएगा। एलिमेंट्स को जब आप अरेंज कर रहे होते हैं तो ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, सही कह रहा हूँ ना। जब आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे ग्रुप में अगर आपने पहले एक एलिमेंट डाला है यहाँ पर, तो फिर दोबारा आपके पास एक ग्रुप आएगा और आप दोबारा इस ग्रुप में एक एलिमेंट डालेंगे, फिर जब आप दोबारा अरेंज करेंगे तो फिर तीसरी दफा दोबारा एक दफा आपके पास ये ग्रुप आ जाएगा, दोबारा एलिमेंट डालेंगे। बार बार आप देख रहे हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए आपके पास ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप इसको पीरियोडिक भी कहते हो। तो जहां वर्ड पीरियोडिक आ जाता है ना, समझ लें वहां रिपीट हो रही होती है चीज। तो यहाँ तो हम मोशंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा जी, ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा होगा। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होगा, रिपीटेड मोशन। सो ये होता है जी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है जी, ऐसा मोशन जिसके अंदर बार बार ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। खास टाइम बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा और उसके बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशंस। याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी वाइब्रेटरी और सर्कुलर मोशंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। जितने भी सर्कुलर, ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में। सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, ऐसे मोशन जिनके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एक गोल दायरे में घूम रहा हो, उनको आप कहते हो सर्कुलर मोशन। ये जो दो डायग्राम्स आपके पास बनी हुई है ये दोनों सर्कुलर मोशन है। दोनों के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो गोल पाथ में घूम रहा है। यहाँ सुइयां जो है वो आपके ऐसे सर्किल में घूम रही है, यहाँ पर भी देखिए आपका सर्किल में घूम रहा है। तो सर्कुलेटरी मोशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो गोल होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और वाइब्रेटरी मोशन में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने आपको कहा ना वाइब्रेटरी मोशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सो याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं और जितने भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो रिपीट हो रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन में तो आपको नजर आ रहा है, वाइब्रेटरी मोशन में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, रिपीट हो रहा होगा बार 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 बार। अपनी एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ऑब्जेक्ट वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, उसके बाद फिर रिपीट करेगा, फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, फिर दोबारा रिपीट करेगा, यानी रिपीटेड मोशन। सो ये होते हैं पीरियोडिक मोशन, ऐसे मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बार बार एक खास टाइम बाद अपने आप के अपने मोशन को रिपीट कर ले, उसको आप कहते हो पीरियोडिक मोशन। दुनिया के जितने भी सर्कुलर मोशंस होते हैं और जितने भी वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। सर्कुलर की तो हमने एग्जाम्पल देख ली, वाइब्रेटरी मोशन को पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। अब वाइब्रेटरी मोशन पे आते हैं जी। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जरा इस पेंडुलम को देखिएगा। ये पेंडुलम है, बड़ी कॉमन सी चीज होती है पेंडुलम। इस पेंडुलम को देखें, ये जो रेड डॉटेड लाइन बनाई हुई है मैंने, ये क्या है जी, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मुराद होती है जी कि अगर ये पेंडुलम आपका रुका हुआ हो, रेस्ट में हो, उस वक्त इसकी पोजीशन जो है उसको आप कहते हो मीन पोजीशन। अगर मैं इस पेंडुलम को रोक दूं तो वो इस डॉटेड लाइन में आ जाएगा। पेंडुलम रुकने के बाद इस डॉटेड लाइन पर यहाँ मौजूद होगा, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी। ठीक है, ये तो आपने मीन पोजीशन देख ली। अब पेंडुलम को जब हमने मोशन में लाए, पेंडुलम को जब हमने मोशन में लाया तो हम क्या देखते हैं कि पेंडुलम बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है और फिर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है। जरा और से देखिएगा, जब ये पेंडुलम ऐसे मीन पोजीशन से दूर जा रहा है उसके बाद क्या होगा, देखें, फिर ये वापस आ रहा है, मीन पर वापस आया, फिर ये मीन से चला गया दूसरी पोजीशन पे, फिर वापस आ गया। यानी कि पेंडुलम का मोशन कुछ इस तरह का है कि पेंडुलम बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सो ये जो मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आता है, जाता है, आता है, जाता है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो का मतलब यही हो गया कि अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है या जा रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर बार बार आना जाना कर रहा है, ऐसे मोशंस को आप कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन क्या हो गया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर चला जाएगा। ऐसे मोशंस को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशंस। ये पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। मैंने आपको अभी पहले बताया ना
कि ऑल दी सर्कुलर एंड वाइब्रेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, तमाम वाइब्रेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं। देख लें रिपीट हो रहा है। इस ए पॉइंट को ले लें, अगर आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस ए पॉइंट को देखें तो यहाँ से ये गया ऐसे, ये ए पॉइंट से पहले मीन पे जा रहा है, फिर मीन से आगे कहीं जाता है जी बी पॉइंट पर, फिर बी से वापस मीन पर आता है, फिर वापस ए पर आ गया, ए पर आ गया। अब इसके बाद दोबारा जब ये मूव करेगा तो इसी पाथ पर ये रिपीट करना शुरू कर देगा। इस डायग्राम को और से देखें, नजर आ रहा है आपको, बार बार एक ही किस्म का मोशन हो रहा है जी, ऐसे ऐसे बार बार पेंडुलम मूव कर रहा है, तो ये वाइब्रेट पीरियोडिक मोशन हो गया क्योंकि रिपीट हो रहा है। सो ये होते हैं दो, एक होते हैं पीरियोडिक मोशन, एक होते हैं वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। दुनिया के जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं और जितने भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं उनको आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर वाइब्रेटरी मोशन बताया आपको। वाइब्रेटरी मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशंस जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है। कभी मीन पोजीशन पर आएगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। ऐसे मोशंस को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और ये हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि जितने वाइब्रेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक इन नेचर है, बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर इसकी एग्जाम्पल लूँ तो जरा इस स्प्रिंग को देखिएगा। इस स्प्रिंग, मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ और उस पर एक मास रखा दिया। अब इस मास के अंदर मैं मोशन पैदा करूँ, इस स्प्रिंग में मोशन पैदा करूँ, तो अब देखें जी बार बार ये जो है रिपीट कोई मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है। अगर अगर मैं इस पूरे मास को रोक दूं, सपोज करें जी ये इस पॉइंट पर रुकता है, ये हो गया इसका मेन पोजीशन ओ, तो अब देखें जी मेन पोजीशन पर आ रहा है, जा रहा है, कभी ऐसे मेन पोजीशन पर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो ये भी वाइब्रेटरी हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से इस मोशन को देखें जी, ये वेव्स है जी, इसको तो मैंने पता नहीं क्यों डायग्राम में डाल दिया, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो ये दो टाइप के मोशंस हो गए जी, एक हो गया पीरियोडिक मोशंस, एक हो गया वाइब्रेटरी मोशंस। ठीक है। पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हो, उनको आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दुनिया में जितने भी सर्कुलर और जितने भी वाइब्रेटरी मोशन होते हैं हम उनको पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशन जो गोल दायरे में घूम रहे हैं उनको आप सर्कुलर मोशन कहते हो, लेकिन यहाँ पे उसका हमारी जरूरत नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन की जरूरत है, तो इसलिए वाइब्रेटरी मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं? ऐसे मोशन जिसमें बार बार ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर आना और जाना कर रहा होता है। कभी मीन पोजीशन पर आ जाता है, उसके बाद फिर दोबारा चला जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, फिर दोबारा चला जाता है। ऐसे मोशन हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। दे आर पीरियोडिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने ये दो टाइप के तो मोशन पढ़ लिए, एक वाइब्रेटरी मोशन और एक पीरियोडिक मोशन। अब हमने एक और टाइप के मोशन को डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी स्मॉल फॉर्म कह लें इसको आप SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होते हैं? एंड दैट इज ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको जरा और से समझिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऐसे मोशंस होते हैं जिनके अंदर तीन खूबियां, एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रॉपर्टीज होंगी। ये तीन, ठीक है जी, ये तीन। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी जी? वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि ये इनका जो मोशन होगा ये वाइब्रेटरी होगा। वही वाइब्रेटरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहे होंगे। पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये वाइब्रेटरी मोशंस में होंगे। दूसरी क्या है कि इनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर दूं। एक्सेलरेशन से मुराद होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर रफ्तार में तब्दीली आती है, वेलोसिटी में चेंज आता है, तो हम कहते हैं जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है। अगर आपके पास एक गाड़ी है और वो चल रही है, उसकी रफ्तार में चेंज नहीं आ रहा, तो आप कहोगे उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं उसकी रफ्तार बढ़ती रहे, बढ़े जा रही है, या उसकी रफ्तार कम हो रही है, तो अब आप कहेंगे ना कि उसके अंदर रफ्तार में तब्दीली हो रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हम इसको कहते हैं जी कि ये एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ हुआ है। सो एक्सेलरेशन से मुराद होती है चेंज इन वेलोसिटी। रफ्तार में जब भी चेंज आएगा तो हम कहेंगे वहां एक्सेलरेशन पाया जा रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है जी, फासले को कहा जाता है। दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, आप दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है उसको नाप लें, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? पहली क्या है जी कि वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, यानी बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना करते हैं। जबकि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मैं एक्सप्लेन कर लूँ जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी।
या एक को कम करोगे तो दूसरी भी कम होगी, इसको आप कहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए और डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को इंक्रीज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, या एक्सेलरेशन अगर कम होती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, कम होगी। ऐसा ताल्लुक होगा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो वाइब्रेटरी मोशंस होंगे, दूसरी क्या होगी कि उनका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा होगा। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी सपोज करें जी ये है मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन मैंने बनाई है ये मीन पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ए पॉइंट पर, तो ए की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन। या अगर आप कह लें यहाँ पर है जी बी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर ए की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, टुवर्ड्स द मीन। ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ आ रही होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट में ये तीन प्रॉपर्टीज आ जाए कि वो वाइब्रेशन कर रहा हो, मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा हो, आप देखें उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या नोट करें कि जी उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ आ रही है। तो आप कहोगे कि वो क्या है, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मिसाल के तौर पे सपोज करें जी ये मेरे पास एक गाड़ी, ये एक बॉल है, सपोज करें बॉल है, रुकी हुई है, बॉल है रुकी हुई है, रुकी हुई है, तो ये इसकी हो गई मेन पोजीशन ओ। अब मैं देख रहा हूँ जी ये मूव कर रहा है, मैं क्या देखता हूँ जी, ये मूव करते करते पहले ये इधर आ जाता है ए पॉइंट पर, फिर वापस ओ पे, पहले ये ए पॉइंट पर आ रहा है, फिर वापस ए से ओ पे आ रहा है, मीन पर आ गया। अब मीन पर आकर फिर ये दोबारा कहीं और जाता है जी बी पॉइंट पर, और फिर बी पॉइंट से वापस ए ओ पर आ रहा है, और फिर ये चले जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। अब ये तो वाइब्रेटरी हो गया ना, क्योंकि बार बार देखो आप मीन पर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, ये मीन से गया फिर वापस मीन पर आ गया, फिर ये मीन से गया फिर वापस मीन पर आ गया। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जी वाइब्रेशन कर रहा है। फिर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूं, इसका डिस्प्लेसमेंट भी लूं, और मैं क्या देखता हूँ जी कि अगर मैं एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन मैंने निकाली और डिस्प्लेसमेंट निकाला, दोनों को कंपेयर करके देख रहा हूँ मैं कि अगर मैं एक्सेलरेशन इंक्रीज करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं ए की डायरेक्शन देखूं तो इस पॉइंट पर ए की डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट पर ए की डायरेक्शन ऐसे, यानी टुवर्ड्स द मीन। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। ये है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जो वाइब्रेटरी होता है, जिसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आई बात? सारी वाइब्रेटरी वगैरह मैंने आपको हाथ के हाथ एक्सप्लेन किया। ऐसा मोशन जिसके अंदर आप देखें कि जी वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, यानी बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना आना जाना आना जाना कर रहा है, यानी वाइब्रेटरी मोशन। फिर आप देखें जी उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम करते हैं तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है। और अगर हम ये भी देखते हैं कि उसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर हो रही है, मीन की तरफ। तीनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं, आप कहोगे कि वो सिंपल हार्मोनिक है। मिसाल के तौर पे पेंडुलम का जो मोशन होता है, ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, उसमें ये तीनों करेक्टर होते हैं। पेंडुलम वही जो अभी आपको दिखाया था मैंने, ये जो पेंडुलम था ना जो ऐसे मूव कर रहा था, पिछली डायग्राम में दिखा दूं मैं आपको, ये वाला, ये जो पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक होता है। ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन भी है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ ऐसे होगी, इस तरफ ऐसे होगी, मीन की तरफ। तीनों करेक्टर्स इसके अंदर होंगे, मैं क्या कहूंगा कि ये वाइब्रेटरी वो है सिंपल हार्मोनिक। और इसी तरह ये जो होता है ये वाला मोशन, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी सिंपल हार्मोनिक है।
इसके अंदर भी जो है वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन तो नजर आ रही है, देखो आप बार बार मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है। इसके अंदर भी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको। और इसके अंदर भी आप अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गया है तो उस वक्त इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऊपर होती है। जब अब ये आपका ऊपर जा रहा है तो उस वक्त जो है वो ऐसे नीचे की तरफ होती है, यानी मीन पोजीशन की तरफ आ रही है डायरेक्शन, तीसरा करेक्टर। तो ये हो गया मोशन ऑफ पेंडुलम, ये हो गया इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों टाइप का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है। ठीक। सो सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होगा जी? ऐसे मोशंस जिनके अंदर वाइब्रेटरी मोशंस होंगे, वो उनमें जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन की तरफ होती है। ऐसे मोशंस को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए एल्फा माइनस एक्स, ऐसे। ए, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जबकि माइनस साइन हमने क्यों लगाया हुआ जी? वो ये तीसरे कैरेक्टर की वजह से कि डायरेक्शन जो है वो मीन की तरफ है। तो ये जो बात होती है कि डायरेक्शन मीन की तरफ है, इसके लिए हमने माइनस लगा दिया। तो मैथमेटिकली ऐसे ये लिखा जाता है जी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इससे दोनों बातें आ गई आपकी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन की तरफ है। जबकि वाइब्रेटरी मोशन तो आप देखते ही बता दोगे कि अगर बार बार मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है तो आप कहोगे वाइब्रेटरी है। तो ये तीन चीजें हो गई आप, पहला पीरियोडिक मोशन, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, तीसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद अपने आप को रिपीट करते हो, ऐसे मोशंस को आप कहते हो पीरियोडिक मोशन। फिर मैंने आपको बताया कि दुनिया के तमाम सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं। अब वाइब्रेटरी आ गया, लिहाजा वाइब्रेटरी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि वाइब्रेटरी मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार अपनी मीन पोजीशन पर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस पहली तरफ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस दूसरी तरफ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसे मोशंस को आप कहते हो वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक नजर आ रहे हैं आपको, रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए पीरियोडिक है। फिर सिंपल हार्मोनिक पर आए। सिंपल हार्मोनिक क्या है जी? ये ऐसे वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे? ए एल्फा माइनस एक्स, ऐसे आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। दो मोशंस में आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ इसके, एक मोशन ऑफ पेंडुलम, दूसरा मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों मोशंस सिंपल हार्मोनिक है, दोनों में ही आपको तीनों कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो अब मैंने आपको प्रूफ करके दिखाना है कि क्या वाकई में मोशन ऑफ पेंडुलम और मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो इसके लिए मैं अब आपके पास सबसे पहले जो है वो, अच्छा यहाँ पे डायग्राम थी, मैं खामा कहीं पीछे गया हूँ, देखें ये दोनों ही मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं सबसे पहले पेंडुलम को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि पेंडुलम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, पहले तो बात करते हैं पेंडुलम होता क्या है। ठीक है, पहले तो पेंडुलम को देख लेते हैं, पेंडुलम होता क्या है। पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट इन इलास्टिक स्प्रिंग। अगर आप एक पॉइंट मास यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर एक लोहे का गोल बॉल सी ले लें, अक्सर हम बॉल लेते हैं, पॉइंट मास का मतलब हो जाएगा कि तकरीबन इसका अपना मास कुछ नहीं है, ना होने के बराबर। ऐसा आप ऑब्जेक्ट लें, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी सी यूनिट लगा दे, उसका ठीक ठाक मास हो, तो फिर वो पेंडुलम जो है वो बड़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा आप एक छोटा सा गोल सा मास ले लो आप, ये उसको आप कहते हो नीचे ये जो लगा हुआ है पॉप। उसके बाद आप इसको एक स्प्रिंग से, धागे से, वायर से जोड़ दो। एक स्प्रिंग से, धागे से, स्प्रिंग है ये, स्प्रिंग नहीं है स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो वो हो जाएगा, स्प्रिंग तो ये हो जाएगा, और ये नहीं लगता। तो आप एक छोटा सा पॉइंट के बराबर मास लें, गोल फॉर्म में होना चाहिए, बॉब कहते हैं उसको, और उसको हम एक धागे के साथ लगा दें। धागे की भी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लाइट होना चाहिए, यानी उसका अपना वजन ना हो इतना कोई खास, और इन इलास्टिक हो, यानी उसके अंदर लचक ना हो। ये नहीं हो कि आपने उस पर मास लगाया तो वो खिंच गया। देखो ना, मैंने स्प्रिंग हटा दिया ना, क्योंकि इसके अंदर वो वाला है, ये इन इलास्टिक नहीं, ये इलास्टिक है। अगर इसके अंदर मैं वजन लगाऊंगा तो ये खिंच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, इन इलास्टिक होना चाहिए, और उसका अपना वजन कुछ नहीं हो, ना होने के बराबर हो। अब ये दोनों चीजें, अब आपने वो जो इन इलास्टिक स्प्रिंग है आपका, उसको आपने उसका दूसरा हिस्सा फिक्स कर दिया, उसको आप फिक्स कर दीजिए किसी छत वत से, किसी चीज से जोड़ दे, तो अब ये जो चीज बन गई इसको आप कहते हो सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम कैसे बना आपके पास? एक आपने क्या ऐसा पतला सा
ना होने के बराबर वजन, लाइट और इनइलास्टिक, लाइट और इनइलास्टिक स्प्रिंग लिया आपने, यानी ऐसा स्प्रिंग जिसका अपना कोई वजन ना हो और वो लचकदार ना हो। इसका एक सिरा आपने कर दिया जी फिक्स, किसी दीवार वगैरह से, छत वगैरह से आपने उसका एक सिरा फिक्स कर दिया, जबकि दूसरे सिरे पे आपने गोल सा बॉब लगा दिया। इस बॉब का अपना कोई वजन ज्यादा ना हो, बस बहुत हल्का हो, जितना हल्का रखोगे बॉब उतना अच्छा स्प्रिंग बनती है, पेंडुलम बनता है। इसलिए हम कहते हैं इसको पॉइंट मास, नुक्ते के बराबर मास, ऐसा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हुआ है इसको आप कहते हो पेंडुलम। ठीक है, तो ये तो हो गया जी पेंडुलम। अब हम जरा पेंडुलम के मोशन को देखेंगे और उसके बाद से ये साबित करूंगा मैं आपको कि पेंडुलम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। तो पहले जरा पेंडुलम के मोशन को देखें कि अगर मैं पेंडुलम पर थोड़ी सी फोर्स फोर्स लगा के इसको मोशन में लाऊं तो फिर कैसा मामला होगा। देखें जी, ये मोशन देखें आप। अब ये देखें यहाँ से ये फिक्स हुआ है, ठीक है, ये वही स्प्रिंग है और नीचे बॉब है। अब अगर मैं इसको फोर्स वगैरह लगा कर इसको मोशन में लाता हूँ तो ये वाइब्रेट हो रहा है ना। देखो ये जब रुका हुआ था, ये देखें ये इसकी रुकी हुई पोजीशन है, ये इसकी जगह यहाँ लाल पॉइंट पर आ रही है, ये इसकी हो गई मीन पोजीशन ओ। जब ये रुका हुआ है आपके सामने, यहाँ पे देखें इस डायग्राम में रुका हुआ है तो कैसा है जी, स्ट्रेट में, इसलिए इसकी मीन पोजीशन को मैंने ऐसे लाइन, लाल लाइन से ड्रॉ कर दिया। ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मैं अगर इसको मोशन में लाता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ जी, बार बार ये अपनी मीन पोजीशन पर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर था ना, तो ये ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर ये दूसरी तरफ जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। तो ये वाइब्रेट सी हो गया, क्योंकि बार बार मैं क्या देख रहा हूँ, मेन पोजीशन पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सो ये क्या हो गया, ये एक वाइब्रेशन पर है, वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। सो पेंडुलम क्या होता है, अगर आपके पास एक हल्का सा इनइलास्टिक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा आपने फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे पर आपने एक पॉइंट मास बांध दिया, इसको आप कहते हो पेंडुलम। और जब आप पेंडुलम को मूव करते हो तो ये वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा हमेशा। हमेशा जब भी ये मूव होगा तो ये वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा, यानी कि बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना करेगा। सो ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये वाइब्रेशन है। ठीक है, और याद रखिएगा जिस पॉइंट पर ये रुका हुआ होता है उस पॉइंट को आप मीन पोजीशन कहते हो। अच्छा, अब हमने क्या साबित करना है जी कि पेंडुलम मोशन जो है, पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये मुझे साबित करना है। और सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, इसके अंदर तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला कि ये वाइब्रेटरी मोशन में होना चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स लिखते हैं। दूसरा क्या है जी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टर क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा कहाँ हो, मीन की तरफ हो। ऑब्जेक्ट आपका, ये पेंडुलम आपका कहीं पर भी होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ आ रही होगी। अगर आपको ये तीन कैरेक्टर्स मिल गए इसके अंदर तो आप कहेंगे कि हाँ जी सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। सो वाइब्रेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, आप इसके मोशन को देखें, डायग्राम बनी हुई आपके सामने, बार बार ये अपनी मीन पोजीशन पर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो वाइब्रेशन तो हो रही है जी। पहला करेक्टर तो आ गया जी सिंपल हार्मोनिक का। अब दूसरा करेक्टर देखते हैं जी, ये वाला। अब दूसरा करेक्टर में ये वाला साबित कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, इस वाले करेक्टर को साबित करो। अब यहाँ तो, यहाँ पर तो ये आपका पेंडुलम मुस्तकिल मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ मैंने इसकी एक स्टैटिक डायग्राम ले ली। यहाँ पर ये लंबाई में ये इसकी मीन पोजीशन हो गई ओ। फिर हम क्या देखते हैं जी कि मीन पोजीशन की दोनों तरफ आपका पेंडुलम एक हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है। देखिए जी, अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, देख लो, है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट से आगे नहीं जा रहा। तो इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स पोजीशन, ये जो हाईएस्ट पोजीशन है इनको आप कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे ये आ रही है जी, एक को आप कह लो ए, एक को आप कह लो बी। ठीक है, तो ये तीन पोजीशंस ले ली हमने पेंडुलम की। दो हाईएस्ट पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ए और बी, और एक इसकी मीन पोजीशन है जहाँ ये रुका हुआ होता है, यानी कि जहां पर ये आके रुक जाएगा अगर आप रोक दो तो, वो उसकी हो गई मीन पोजीशन। अब अगर आप डायग्राम को ही, साइड वाली जो डायग्राम है मोशन वाली, इसको ही गौर से देखें तो ए और बी यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ये रुक जाता है। देखो आप, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया और रुक गया, और रुकने के बाद अब ये दूसरी तरफ जाता है, यानी ए और बी पर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पर भी जीरो हो जाती है, यहाँ पे भी जीरो हो जाती है, और ये रुक जाता है। और फिर रुकने के बाद फिर ये दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सफर करना शुरू कर देता है। देखो ना, ये ऐसे ओ से ए की तरफ आएगा, अब ये रुक जाता है, फिर रुक के सांस लेता है थोड़ी सी और फिर वापस मीन की तरफ जाता है, इसी तरह भी।
तो ए और बी पर जब हमारा पेंडुलम आया एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो इसकी वेलोसिटी नहीं होती है, जीरो होती है, जबकि ओ पर ये जो मीन पोजीशन होती है इस टाइम पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपको मीन पोजीशन पे मिलेगी। तो तीन पोजीशंस मैंने लिए, दो एक्सट्रीम्स हैं एक मीन है, और मैंने इनकी वेलोसिटीज चेक करनी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई वेलोसिटी नहीं होती है, जबकि मीन पोजीशन पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब जरा हम देखें, आपको मैं थोड़ा सा साइड में याद दिला दूं कि जब आपके पास सपोज करें जी एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे मूव कर रहा है आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये है जी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोलूँ इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये सब आपने 9 में पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है जी टुवर्ड्स द राइट, एक गाड़ी है सपोज करें वो टुवर्ड्स द राइट जा रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रफ्तार में तब्दीली, वेलोसिटी में तब्दीली को आप कहते हो एक्सेलरेशन। सो अगर आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, आप क्या कहोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर आप देखते हो कि एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इसके अंदर कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। अगर रफ्तार बढ़ती है तो आप कहोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर आपकी रफ्तार कम हो रही है तो आप कहोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है तो फिर डायरेक्शन जो होगी ना एक्सेलरेशन की, वो बिल्कुल मोशन वाली होगी, यानी ऐसे राइट की तरफ का मोशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का अगर है तो फिर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी अगर आपका मोशन जो है वो राइट साइड की तरफ है तो एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। ये दो तीन बातें जरा ध्यान में रखिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो सेम डायरेक्शन रखें, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन रखें। ये सब हमने मोशन में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला रहे हैं, तो जब हम गियर लगाते हैं तो हमने क्या किया जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देते हैं। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन देते हैं तो रफ्तार गाड़ी की बढ़ती है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही है। और अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ आपकी जो है वो गाड़ी की रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है, आप कहोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, और डायरेक्शन कैसे होगी जी, उल्टी डायरेक्शन होगी, पीछे की तरफ, अपोजिट। तो ये हमने जरा एक्सेलरेशन वाला मामला थोड़ा रिपीट किया, वापस इधर आते हैं जी। पेंडुलम की हमने तीन पोजीशंस ली हुई है, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ए और एक बी, जबकि एक जो है वो मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, जबकि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। अब जरा बी से ओ तक का मोशन देखते हैं, ये वाला यू, बी से ओ ऐसे आ रहा है, ठीक है। पेंडुलम को आप कंसीडर करें बी पर है, और कहाँ लेकर आ रहे हो आप, ओ पर लेकर आ रहे हो, तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ वेलोसिटी देखोगे आप, तो बी पे वेलोसिटी थी जीरो, और ओ पे आगे मैक्सिमम, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। वेलोसिटी बी पे कितनी थी, जीरो, रुक गया था। अब जैसे जैसे ये ओ की तरफ आता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जीरो से 1 2 3, और ओ पे आके मैक्सिमम हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होती थी, ऐसे सेम होगी, जैसे मोशन की डायरेक्शन है बिल्कुल वैसी डायरेक्शन मिल गई, टूवर्ड्स द मीन। सही कह रहे हो ना, टूवर्ड्स द मीन। अब इधर आते हैं, ओ से ए की तरफ देखते हैं। अब पेंडुलम आपका ऐसे जा रहा है ओ से ए की तरफ। अब ओ से ए देखें तो ओ पे वेलोसिटी थी मैक्सिमम, ए पे आ गई जीरो। जब ये ओ से चलना शुरू किया और ए पर जा रहा है तो मैक्सिमम से जीरो, यानी यहाँ रफ्तार कम हुई है, मैक्सिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 ए पे जाके वो पूरा रुक गया, वेलोसिटी जीरो। यानी यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज का मतलब एक्सेलरेशन हम कैसा लेते हैं जी, माइनस, ये वाला। और माइनस का मतलब होता है कि डायरेक्शन अब अपोजिट करोगे आप, तो ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी एक्सेलरेशन की, ऐसे, यानी अगेन टूवर्ड्स द मीन। देख रहे हो आप, दोनों तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे, टूवर्ड्स द मीन। तो जब आपका पेंडुलम बी से, अब यहाँ जरा मैं कलर चेंज कर लूँ क्योंकि रेड तो मैंने कर लिया, ग्रीन ले लेते हैं। तो जब आपका पेंडुलम बी से
ओ की तरफ आता है तो इस दौरान वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल मोशन वाली ऐसे हो गई। लेकिन जब हमारा पेंडुलम ओ से लेके ए पर जा रहा है तो इस दौरान वेलोसिटी हो रही है कम, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर अपोजिट कर लेते हैं हम। तो हमारा पेंडुलम यूं जा रहा था, हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, यानी टुवर्ड्स द मीन। सो पेंडुलम आपका किधर भी है, अगर आपका पेंडुलम इधर है तो ऐसी डायरेक्शन, इधर है तो ऐसी डायरेक्शन, ये आपका दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन, ये वाला पॉइंट। दो प्रूव हो गए। ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कहीं पर भी है, पेंडुलम मीन की तरफ है। ठीक है, चेक करना हो बस ये देख लो जी कि ए ओ बी पर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, ए सॉरी मैं इसको दोबारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक दफा। डायग्राम थोड़ी गंदी हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको रिपीट करता हूँ, फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। सो हमने देखा वाइब्रेटरी है, वाइब्रेशन तो हो रहा है, वो तो साफ नजर आ रहा है आपको डायग्राम में भी। फिर हम क्या देखते हैं जी कि हमारे पास ये तीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है, ये मीन पोजीशन ओ है। एक्सट्रीम्स क्या है जी, जहां तक पेंडुलम जा पाता है, उसके बाद आगे नहीं जा रहा, उसको आप एक्सट्रीम कह रहे हो। मीन क्या है जी, जब आप पेंडुलम रोक दो उस वक्त की मीन पोजीशन। उसके बाद नजर भी आ रहा है क्योंकि ए से आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ए पर वेलोसिटी 0 हो रही है और बी पर भी वेलोसिटी 0 हो रही है, जबकि ओ पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम। अब अगर आप देखो कि बी से ओ की तरफ अगर आप देखें, यूं पेंडुलम अगर आप लेके जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट मूव कर रहा है, तो बी से आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इस वक्त वेलोसिटी 0 थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और फिर मैक्सिमम हो जाती है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन सेम ऐसा। इसी तरह ओ से अगर हम ए लेके जाते हैं पेंडुलम को, तो इस दौरान पेंडुलम की स्पीड कम होती है, मैक्सिमम से कम होते होते एंड में खत्म ही हो जाती है, रुक जाती है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लग गया। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं हम मोशन से उलट। तो मोशन ऐसा था जी टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट। तो अब इस पूरी डायग्राम में से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, दोनों तरफ से मीन की तरफ आ रही है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने साबित कर दी है, एक वाइब्रेटरी साबित कर दिया और एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ है, ये साबित कर दिया। अब बची बात इस चीज की कि क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से या नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पे देखें प्रोड्यूस हुआ हुआ है, रफ्तार तब्दील हो रही है ना, चेंज हो रही है, कभी 0 हो जाती है, कभी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो है। डिस्प्लेसमेंट भी है जी, ये फासले तय कर रहा है, देखें। तो एक्सेलरेशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ बन रहा है, हमें साबित करना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके लिए अगेन मैं अब यहाँ पर ये मैंने वही पेंडुलम की डायग्राम ले ली और मैं यहाँ पर अब जरा कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप की करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपकी डायग्राम पेंडुलम की वही स्टैटिक डायग्राम ले ली। ये मेरे पास है जी ए पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन और ये मेरे पास है मीन पोजीशन। इस हिस्से को ना ही देखें तो कोई बेकार है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा देख लिया। तो एक एक्सट्रीम ले ली और एक मीन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पेंडुलम की लेंथ है, इसको ये जो लेंथ आपकी आ रही है ना पेंडुलम की, ये जो लेंथ है, ये जो पेंडुलम की लेंथ है, इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। एल मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम। जबकि ए और ओ के दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप कह लो एक्स। ठीक है, जबकि यहाँ ये एंगल आपको नजर आ रहा है जी, एक एंगल बन रहा है, इसको आप कह लेंगे थीटा। ठीक है जी, कुछ मैं यहाँ पे डेरिवेशंस करनी है तो जाहिर बात है कुछ वेरिएबल्स लूंगा। तो मैंने पेंडुलम की एक एक्सट्रीम पोजीशन ली ए और एक उसकी मीन पोजीशन ली ओ। ठीक है जी, ये ऐसे आ रहा है, ये ए है और ये ओ है। ठीक है, अब यहाँ जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, इसको मैंने कह दिया एल। ए और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको मैंने कह दिया एक्स। जबकि यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एंगल बना हुआ नजर आ रहा है, तो इसको मैंने कह दिया थीटा। ठीक है, तो ये 3-4 वेरिएबल्स ले लिए मैंने। ठीक है, अब जब मैं ये वेरिएबल्स लेता हूँ, इसमें से डिस्प्लेसमेंट वगैरह को मैं जरा डायग्राम थोड़ी सी साफ करके बना दूँ, क्योंकि ये पेचीदा डेरिवेशन हो जाएगी अगर मेरी डायग्राम खराब हुई तो। और मैं पेन भी रेड कर लेता हूँ, रेड ज़्यादा अच्छा विजिबल होता है। तो ये जो आपका पेंडुलम का लेंथ है, इसको ये वाली जो साइड है आपकी, इसको आप कहेंगे एल, ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम। फिर ये जो डिस्टेंस है, इसको आप कहेंगे एक्स,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ये है थीटा। अब यहाँ एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये 90 का है, ये 90 का होता है। तो अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आपको याद हो शायद कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है, एक एंगल जो है वो 90 का होता है, उसको आप कहते हो राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इस डायग्राम में मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है जी। इसको ये ए है, ये ओ है, और इसको आप कह लो बी। तो ये ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नजर आ रहा है ना आपको डायग्राम में। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में, ये अब देखो एक और राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ये 90 का एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बताती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उनके साइडों के नाम होते हैं। जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। थीटा एंगल के सामने जो साइड होती है उसको आप कहते हो परपेंडिकुलर, और थीटा से जो जुड़ी हुई साइड होती है उसको आप कहते हो बेस। या आपने 9th में वेक्टर, स्केलर वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन वगैरह। तो जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हमें कहती है कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो फिर हम साइडों के नाम रख लें। तो जो 90 के सामने वाली होती है उसको आप कहते हो हाइपोटेन्यूस। अब देखें जरा, ये 90 ये रहा, तो 90 के सामने ये जो एल है ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, HYP हाइपोटेन्यूस। इसी तरह जो थीटा के सामने होती है उसको आप कहते हो परपेंडिकुलर, तो ये रहा थीटा आपका। तो थीटा के सामने ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी बेस की मुझे इधर जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेंडुलम में पहले वेरिएबल्स लिए। पेंडुलम की जो लेंथ है मैंने उसको कहा एल, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है मैंने उसको कहा एक्स, और यहाँ सामने जो ऊपर एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब मैंने देखा ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो फिर मैंने नाम रख दिए। 90 के सामने वाली जो साइड थी यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मैंने उसको कहा ये हाइपोटेन्यूस है, और थीटा के सामने वाली जो साइड थी यानी कि एक्सट्रीम और मीन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, उसको मैंने कह दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम यहाँ रेशियो लेते हैं। कौन सा रेशियो लेंगे, साइन थीटा। आपको याद होगा ये आपने 9th में भी लिया था जी, जब आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं साइन थीटा। क्या होता है जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ ये तो सही, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हो आप साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये कैसे निकाला जाता है जी, परपेंडिकुलर वाली साइड को डिवाइड करें आप हाइपोटेन्यूस से। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, ठीक है जी। तो साइन थीटा क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर की जगह हमने एक्स डाल दिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है जी, एल, एल हमने डाल दिया। ये हमारे पास आ रहा है साइन थीटा, इसको नोट कर लिएगा। आगे इक्वेशन के अंदर जब साइन थीटा आएगा तो वहां में ये एक्स अपॉन एल डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पेंडुलम के मोशन में एक्सट्रीम मीन पोजीशन लेके एक ट्राइंगल बना दिया, और उस ट्राइंगल के अंदर मैंने जो है एक साइड जो है उसको लेंथ कहा, एक साइड को मैंने डिस्प्लेसमेंट कहा। मुझे नजर आया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर मैं जब साइडें चेक करता हूँ तो पता चलता है जी कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो हाइपोटेन्यूस है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ साइन थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं जी इस पेंडुलम, ये साइन थीटा का रेशियो याद रख लिएगा जी, एक्स अपॉन एल। अब हम दोबारा इस पेंडुलम को देखते हैं, और अब हम देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सी लगती है, फोर्सेस का मामला देखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं जी दुनिया में, अब मैं ए पॉइंट पर फोर्सेस देख रहा हूँ, सिर्फ ए पॉइंट पर देखूंगा, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे। हम जानते हैं जी कि दुनिया में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है इस दुनिया में, तो उस पर एक हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगती है जिसको आप कहते हो वेट, डब्ल्यू, अर्थ लगा रहा होता है नीचे की तरफ। हर ऑब्जेक्ट का वेट होता है जी, और वो क्या है जी, वो एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे अर्थ की तरफ होती है। तो यहाँ आप कंसीडर कर लें ये जमीन है, तो इस पेंडुलम का वेट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक क्लास में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी धागे रस्सी से बंधा हुआ होता है तो उस पर फिर एक रस्सी में ऊपर की तरफ फोर्स डिवेलप हो जाती है जिसको आप कहते हो टेंशन, टी फॉर टेंशन। आपने पढ़ा ना टेंशन के केसेस, केस 1 केस 2, ठीक है। क्या मामला होता है, जब भी रस्सी के साथ हम वेट बांधते हैं ना तो फिर रस्सी के अंदर ऊपर की तरफ एक टेंशन डिवेलप हो जाती है। सो दो फोर्सेस मुझे नजर आ रही है जी अब तक तो। एक है जी इस पेंडुलम का अपना वेट जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और दूसरी कौन सी है जी, धागा लगा हुआ है, जाहिर बात है स्प्रिंग जोड़ा हुआ है हमने पेंडुलम के अंदर, तो फिर स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ एक फोर्स आ जाएगी टेंशन।
अब यहाँ ये टेंशन जो है ये किसी तरीके से बैलेंस हो रही है, क्योंकि टेंशन जो है वो आपके बॉब को ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा है ऐसे, लेकिन अब बॉब तो नहीं जा रहा। सही कह रहा हूँ ना? टेंशन की डायरेक्शन है जी ऐसे अपवर्ड। अगर टेंशन खत्म नहीं होती, यहाँ पर टेंशन बैलेंस नहीं होती, तो फिर आपका ये जो बॉब है टेंशन की डायरेक्शन में मूव करता, ऊपर की तरफ जाता। ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये जो टेंशन है ये किसी ने खत्म कर दी। अब ये कैसे चेक करें जी? हम इस वेट के दो कंपोनेंट्स बना देते हैं, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक आपके पास अगर एक वेक्टर है, लेट सपोज डब्ल्यू नाम का एक वेक्टर है, तो आप इसको खत्म करके इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक ऐसा होता है जी, इसको आप कहते हो डब्ल्यू एक्स, और एक ऐसा होता है वाई एक्सिस पे, उसको आप कहते हो डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हमने वेट के ये दो कंपोनेंट्स बना दिए, ये दो कंपोनेंट्स बना दिए। ठीक है, अब ऑफिशियली ये डब्ल्यू खत्म हो गया और ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये वाला जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा डब्ल्यू एक्स, और ये वाला जो है ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा डब्ल्यू वाई। ठीक, तो मेरे पास पहले तो दो फोर्सेस थी, एक टेंशन और एक वेट, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टेंशन वेट से बैलेंस कैसे हो रहा है, वो तो अलग अलग डायरेक्शंस में। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट को तोड़ के उसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक हो गया डब्ल्यू एक्स, एक हो गया डब्ल्यू वाई। अब ये वेट खत्म हो गई, ये वेट को आप चाहो तो यूं ऐसे खत्म कर दो। अब हमें नजर आ रहा है जी कि टेंशन जो है वो बैलेंस कर दी गई है किससे, डब्ल्यू एक्स से, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस कैंसिल कर देती हैं। तो टेंशन जो है वो तो बैलेंस हो गई डब्ल्यू एक्स से, लिहाजा टेंशन खत्म, डब्ल्यू एक्स खत्म। एक फोर्स बच गई आपके पास बस, डब्ल्यू वाई, और ये डब्ल्यू वाई जो है ये आपको प्रोवाइड कर रही है फोर्स इस पेंडुलम को मूव करने के लिए। डब्ल्यू वाई की डायरेक्शन देखो कैसी है, ऐसे पेंडुलम की डायरेक्शन जिसमें मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पेंडुलम के केस में खाली एक ही फोर्स है जो आपके पेंडुलम में मोशन प्रोवाइड करती है, और वो कौन सी है जी, डब्ल्यू वाई। तो मैंने क्या देखा, मैंने जब पेंडुलम के अंदर फोर्सेस को स्टडी किया तो फोर्स में से एक फोर्स तो पेंडुलम में निकली वेट, वेट ऑफ द बॉब, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। फिर धागे से लगा हुआ है तो धागे पे अपवर्ड आ गई टेंशन। अब ये टेंशन और वेट किस तरह बैलेंस करती हैं, आप वेट के दो कंपोनेंट्स बना लें, एक हो गया डब्ल्यू एक्स, एक हो गया डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू एक्स और टेंशन हमें एक ही लाइन में नजर आ रही है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए ना तो टेंशन की डायरेक्शन में पेंडुलम आपका जा रहा है, ना डब्ल्यू एक्स की डायरेक्शन में ऐसे नीचे आ रहा है। बस एक ही फोर्स बच गई आपके पास, डब्ल्यू वाई, और ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, पेंडुलम के अंदर मोशन पैदा कर रहा है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लिएगा बेटा, तो ये टेढ़ा टॉपिक होता जाएगा ये। अगर कोई सवाल है तो आपका माइक खुला हुआ है, बच्चे पूछ लिएगा, चैट पे भी लिख दिएगा तो कोई सवाल। ठीक, तो मैं जरा यहाँ पे रिपीट कर दूं इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हो रहा होगा शायद आपके लिए ये। ठीक है जी, तो मैंने क्या देखा जी, सबसे पहले मैंने देखा इस बॉब पर एक तो ये फोर्स है जी, इसको हमने कहा वेट, और एक ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है जी धागे पे, उसको हमने कहा टेंशन। फिर हमने क्या करा जी, समझने के लिए, पूरी इसकी मैकेनिक समझने के लिए हमने इस वेट को खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, इसके दो कंपोनेंट बना दिए, ये हो गया डब्ल्यू एक्स, ये हो गया डब्ल्यू वाई। अब आपको नजर आता है जी कि डब्ल्यू एक्स और टेंशन एक ही लाइन में, एक ही लाइन वाली फोर्स ही बैलेंस कर सकती है, लिहाजा ये दोनों एक लाइन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और टेंशन कैंसिल हो गया किससे, डब्ल्यू एक्स से, ये हमने लिख दिया। बस अब आप देखें पूरी डायग्राम में तीन फोर्सेस तो खत्म हो गई, एक ही रह गई थी, डब्ल्यू वाई। सो आपने कहा जी कि पेंडुलम के अंदर जो फोर्स है मोशन पैदा करने वाली, वो कौन सी है, डब्ल्यू वाई। अब यहाँ पर हम डब्ल्यू वाई का फॉर्मूला डालते हैं जी, वाई कंपोनेंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, ये तो आपने मालूम, ये ड्राइव भी किया हुआ है 9th क्लास में, कि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालना हो तो साइन थीटा होता है जी ओरिजिनल से, और अगर एक्स निकालना हो तो ये होता है जी डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स का फॉर्मूला डालें जी एम ए, और डब्ल्यू का वेट का फॉर्मूला डालें जी एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम से एम कट गया, क्या बचा जी, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, मैं तो भूल गया था कि यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया था। तो हमने क्या किया था, हमने देखा जी कि जो फोर्स पेंडुलम के अंदर मोशन पैदा कर रही है वो कौन सी है, डब्ल्यू वाई। फिर हमने क्या करा जी, हमने डब्ल्यू वाई की जगह उसका फॉर्मूला डाला, वो क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा। फिर हमने फोर्स और वेट, ये जो फोर्स है और ये जो वेट है, इनके फॉर्मूले डाल दिए।
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, जबकि वेट का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साइन थीटा। अब ये दोनों तरफ मास था, कैंसिल कर दिया आपने, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा डालें जो हमने बनाया था, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने बनाया था साइन थीटा क्या, एक्स अपॉन एल। ठीक है जी। अब a इज इक्वल टू ये जो g डिवाइडेड बाय l है, इसको एक तरफ करें, x को जरा एक तरफ करें। अब ये जो g अपॉन l है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब जानते हैं जी क्या है, इसकी वैल्यू 9.8। जबकि पेंडुलम की लेंथ तो फिक्स होगी ना, मोशन के दौरान उसकी लेंथ चेंज तो नहीं होगी। तो एक पेंडुलम के मोशन के दौरान ये जो g अपॉन l है ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपने 1000 बार इक्वेशन बनाई है जी कि आपसे कहा जाता है एम एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, इक्वल लिखते हैं, तो फिर हम साथ साथ कोई कांस्टेंट लिखते हैं जी और फिर ए। यानी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी खत्म किया जाता है तो इक्वल का साइन आता है और कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होती है, कहीं पे के होता है, कहीं पे जी होता है, कहीं पे एफ वगैरह वगैरह। उल्टा करें, अगर मैं किसी इक्वेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और कांस्टेंट हटाऊंगा, सॉरी इक्वल और कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना, उल्टा चल रहा हूँ। सो अब जरा इस इक्वेशन को देखें, a इक्वल्स टू जी अपॉन एल एक्स। इस इक्वेशन में से आप ये इक्वल का साइन हटा दें और g अपॉन एल मैंने आपको बताया क्या है, ये कांस्टेंट, तो इसको आप हटा दें, क्या हो जाएगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो गया। देखें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तीसरा करेक्टर आ गया पेंडुलम में कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, एक्स की। तो तीनों करेक्टर्स आ गए, लिहाजा पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक हो गया। तो पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक कह दिया हमने जी, क्यों, क्योंकि एक इसके अंदर आपको वाइब्रेशन नजर आती है, बार बार मीन पोजीशन पर आना जाना करना। दूसरी करेक्टर भी आपको नजर आ गया था कि जी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, चाहे आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन ए पर हो या एक्सट्रीम पोजीशन बी पर हो, पेंडुलम में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। ये दूसरा करेक्टर हो गया। और तीसरा करेक्टर क्या होना चाहिए था कि जी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ये हमने मैथमेटिकली दिखा दिया। पहले हमने क्या करा, साइन थीटा निकाला, साइन थीटा, उसके लिए हमने वो पूरा ट्राइंगल बनाया जी, और हमने साइन थीटा क्या निकाला, एक्स अपॉन एल। फिर हमने फोर्सेस कंसीडर करी और हमने ये वाली बात पता करी कि हमारे पास पेंडुलम में खाली एक फोर्स होती है, डब्ल्यू बाय। फिर हमने फॉर्मूले डाले, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम किया जी, फोर्स की जगह हमने एम ए डाला, डब्ल्यू की जगह एम जी डाला, एम काट दिया, ये बना जी ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा की जगह हमने एक्स अपॉन एल डाल दिया, ये वाला, ये वाला। अब इस पूरी फ्रैक्शन के अंदर, इस पूरी, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, हाँ। अब ये जो फ्रैक्शन बनी है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनी, ए इक्वल्स टू जी अपॉन एल एक्स। मैंने आपको बताया पेंडुलम के मोशन के दौरान ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये फिक्स रहती है 9.8, जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम भी तो फिक्स है, वो कोई मोशन के दौरान चेंज थोड़ी हो रहा है। लिहाजा ए इक्वल्स टू ये जी अपॉन एल क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, और ये एक्स। जब भी हम किसी इक्वेशन में से इक्वल का साइन और कांस्टेंट हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये आपका तीसरी वाली बात भी प्रूफ हो गई। पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक प्रूफ हो गया। सो यहाँ तक हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हमने जो है चैप्टर नंबर 12 के 3 अहम तरीन चीजों को देखा। पहला पीरियोडिक मोशन, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, तीसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये नाम का सिंपल है, ये वैसे सिंपल नहीं है, सिर्फ नाम में लिखा हुआ है बस सिंपल, पता नहीं क्यों। सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसे मोशन जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा हो, ऐसे मोशन को आप कहते हैं पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं, ऐसे मोशन जिसके अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट बार बार मीन पोजीशन पर आता है जाता है, आना जाना कर रहा होगा मीन पर, तो उसको आप कहोगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। जबकि सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, ऐसा मोशन जो ऐसे वाइब्रेटरी मोशन होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, और ए की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी, तो माइनस कर देते हैं, माइनस। ठीक है,
ये होते हैं सिंपल हार्मोनिक। और हमने पेंडुलम को बकायदा उसके तीनों कैरेक्टर्स को मैंने दिखाया कि तीनों कैरेक्टर सिंपल हार्मोनिक के पेंडुलम में पाए जा रहे हैं। सो इट मीन्स के पेंडुलम जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो जो आपको दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई ना, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, उसके भी मोशन को हमें साबित करना होगा कि वो सिंपल हार्मोनिक है। यानी उसमें भी हमें यही तीनों कैरेक्टर ढूंढने होंगे, क्या वो वाइब्रेशन है, क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ है, क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तीनों बातें साबित हो गई तो वो भी सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। सो यहाँ हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे।